सबसे पहला सवाल है रिबस सिक स्टैंटिबस, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है थिंग्स स्टैंडिंग थस, ठीक है। जो जैसा है आप वो उसको वैसे ही रखिए। इस डॉक्ट्रिन का मानना है कि कोई भी देश किसी देश के साथ, ठीक है, अगर ट्रीटी में पार्ट लेता है, मेंबर बनता है और ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण उसको उस ट्रीटी से निकलना है या कोई कुछ ऐसे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज आ गए जिसके कारण उसको अब उस ट्रीटी में नहीं रहना है, ठीक है, तो वो उसमें से निकल सकते हैं, ठीक है। ये रिबस सिक स्टैंटिबस वही बोलता है। दूसरा सवाल है आपका व्हाट आर लैंड लॉक्ड स्टेट, ठीक है। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब होता है, जनरली बताता हूं, जिसके चारों तरफ जो है लैंड ही लैंड हो, समंदर का कोई भी किनारा ना हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लैंड लॉक्ड। ऐसा कोई स्टेट, यहाँ पे हमेशा याद रखना अपने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पे स्टेट बिहार और महाराष्ट्र नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट कंट्री है, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो ऐसा कोई कंट्री जिसके चारों तरफ कोई भी ओशियन नहीं हो, ठीक है, समंदर वगैरह नहीं हो और मैरीटाइम एक्टिविटी के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, तो ऐसे स्टेट्स लैंडलॉक्ड स्टेट्स कहे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर नेपाल। नेपाल में जब आप जाओगे तो उसके चारों तरफ लैंड ही लैंड है, मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, समंदर वगैरह नहीं है नेपाल में, ठीक है, या नेपाल से कनेक्टेड कोई भी मतलब ओशन नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो लैंडलॉक्ड स्टेट हो गया। तीसरा सवाल है हमारा व्हाट इज पैक्टा संट सर्वांडा, ठीक है। पैक्टा संट सर्वांडा क्या है, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। ये जो आपका प्रिंसिपल है इसका मानना है कि कोई भी पार्टी, ठीक है, जब ट्रीटी साइन करती है तो वो उसके ऊपर बाइंडिंग होती है, ठीक है, और उन्हें उनको गुड फेथ में परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो एग्रीमेंट हो चाहे वो ट्रीटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उस ट्रीटी को साइन किया है तो आपको उसको फुलफिल करना या आपकी प्राइमरी ड्यूटी होगी, ठीक है, ये इसका मानना है पैक्टा संट सर्वांडा का। फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी का मानना क्या है, मोनिस्टिक थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका मानना यह है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ, ठीक है, दोनों अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही है, ठीक है। इसका मानना है इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, म्यूनिसिपल लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट होता ही होता है, ठीक है। तो ये इसका मानना है, हमेशा याद रखना, ये मोनिस्टिक थ्योरी मानता है कि दोनों जो है इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है, इसका मानना है। जबकि अब आगे आप पढ़ोगे, आपका कौन सा सवाल है, एक सेकंड है, मैं सवाल नंबर बता देता हूँ। 15 नंबर का सवाल देखोगे तो उसमें है डुअलिस्टिक थ्योरी। ये थ्योरी बोलता है कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल दोनों एक लॉ नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अपने अपने जगह पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, मैं आगे पढ़ूंगा लेकिन मैं साथ ही साथ बता दिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मोनेस्टिक थ्योरी का मानना है कि भाई इंटरनेशनल लॉ के अंदर इंटरनेशनल लॉ और जो म्यूनिसिपल लॉ है वो दोनों अलग नहीं है, ठीक है, बल्कि दोनों एक ही है। इसका ये मानना है कि इंटरनेशनल लॉ आप चाहे डायरेक्टली देख लो या इनडायरेक्टली देख लो, म्यूनिसिपल लॉ के अंडर वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मोनिस्टिक थ्योरी। मैं पढ़ देता हूँ। मोनिस्टिक थ्योरी इन इंटरनेशनल लॉ पॉजिट्स दैट इंटरनेशनल लॉ एंड डोमेस्टिक, मतलब म्यूनिसिपल लॉ ही होता है, आर नॉट डिस्टिंक्ट सिस्टम बट रेदर पार्ट ऑफ अ सिंगल, ठीक है, एंड यूनिफाइड लीगल सिस्टम। This means international law is automatically incorporated into domestic law and generally takes प्रेसिडेंस ओवर कॉन्फ्लिक्टिंग डोमेस्टिक लॉज, ठीक है। तो कुल मिला के ये यही बोल रहा है कि आप कभी भी देखना जो म्यूनिसिपल लॉज बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ का प्रभाव होता ही होता है, ठीक है। तो ये प्रभाव जो है वो यही बोलता है कि भाई दोनों एक ही पार्ट है, इसीलिए इसका प्रभाव उसमें रहता है, उसका प्रभाव इसमें रहता है। तो ये है मोनेस्टिक थ्योरी का सिद्धांत। पांचवा सवाल है आपका व्हाट इज असाइलम। असाइलम मतलब क्या होता है, असाइलम का मतलब होता है शरण देना, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई आया है, किसी ने किसी को मारा था, हम अपने घर पे उसको लाए हैं, तो हमने उसको क्या दिया है,
शरण दिया है। ठीक है, तो असाइलम का मतलब होता है शरण देना। जब एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के नागरिक को, ठीक है, उसके अपने देश में प्रताड़ित किया गया हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको मतलब टॉर्चर किया गया हो, ठीक है, या उसको उस देश में, अपने ही देश में जान का खतरा हो और वो वहां से निकल जाए और किसी दूसरे देश में आके रहने लगे, तो वो उस देश का क्या है, असाइलम माना जाएगा। अब वो देश उसको जो है, जो भी ह्यूमन डिग्निटी के लिए जो भी राइट्स है उनको दिए जाएंगे, उनको खाना पीना रहने वहने का पूरा व्यवस्था किया जाता है, तो इसको बोला जाता है असाइलम। ठीक है, ये किसी ऐसे देश के शरणार्थी होते हैं, ठीक है, किसी ऐसे देश के नागरिक होते हैं जहां पे उसको प्रताड़ित किया जाता है और ये किसी दूसरे देश में शरणार्थी के तौर पर रहते हैं, वही होता है असाइलम। क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के ऑब्जेक्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का जो ऑब्जेक्ट है मेन, वो है मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसका एक और एम है, इसका ये है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, या देश के अंदर जो मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, भारत ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, ठीक है, उसमें आपसी सहयोग से लोग आगे बढ़े, ठीक है, वैश्विक मुद्दों पर बात हो, तो ये सारी जो चीजें हैं वो यूनाइटेड नेशन का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो सबसे पहला मेन उद्देश्य क्या है, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो ये जो है वैश्विक मुद्दों पर बात करता है, मानवाधिकार के लिए बात करता है। ठीक है, और स्टेट्स जो हैं, अमेरिका है, पाकिस्तान है, भारत है, उनके बीच सहयोग की बात करता है। ठीक है, कि भाई जो भी काम हो मिल बांट के करें, मतलब इस तरीके से पढ़ देता हूं मैं। The primary object of the United Nations in international law is to maintain international peace and security. Beyond this, the United Nations aims to foster cooperation among nations to address global issues, promote human rights and uphold international law. ठीक है, सातवां सवाल है आपका, डिफाइन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या है, तो मैंने शुरू में भी बताया था जब हम लोगों ने बेसिक किया था, इंटरनेशनल लॉ एक तरीके का रूल बुक है। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है, नॉर्म्स है, या एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, जो स्टेट्स के बीच रिलेशन मेंटेन रखने के लिए काम करता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या करता है, ह्यूमन राइट के लिए काम करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर काम करता है, डिप्लोमेसी के ऊपर काम करता है, ये सारी चीजें इनका मेन फोकस केंद्र है। ठीक है, ये एक तरीके का क्या करता है, फ्रेमवर्क बनाता है। कौन, इंटरनेशनल लॉ, किस चीज के लिए, कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो देश एक दूसरे देश के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं, अगर इस बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करें, तो ये सारी चीजें जो बताई गई है वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर बताई गई। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड that govern relations between sovereign states and other international actors such as international organizations. It encompasses a wide range of topics including diplomacy, human rights and environment. ठीक है, essentially it provides a framework for cooperation and dispute resolution in the international community. ठीक है, आठवां सवाल है आपका, एजेंडा 21 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 एक नॉन बाइंडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है। ठीक है, जिसका मेन पर्पज बनाने के पीछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको, जब आप आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, तो उसमें आएगा सवाल, रियो समिट हुआ था। ठीक है, रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। इसी के अंदर सभी देशों ने मिलकर एक एजेंडा बनाया था कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा क्या पर्पज होना चाहिए। ठीक है, हम इसके ऊपर बात नहीं करते, हम इन्वायरमेंट को ले लिए, हम ह्यूमन राइट्स को ले लिए, हमने डिप्लोमेसी को ले लिया, लेकिन हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये रियो अर्थ समिट हुआ था तो 178 देश के जो गवर्नमेंट थे, ठीक है, उन्होंने मिलकर अर्थ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक एजेंडा बनाया। ठीक है,
एक टारगेट बनाया कि भाई हम इसके तहत सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, तो उसी एजेंडा का नाम है एजेंडा 21। ठीक है, इसका मेन पर्पज, मेन जो गोल था, मेन जो एम था, वो ये था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए और कैसे ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। तो यही है आपका एजेंडा 21। नेक्स्ट है आपका डिफाइन आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो आर्बिट्रेशन जो है एक तरीके का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। मैं आपको बता दूं, एडीआर आप लोगों के इसमें भी है, नहीं, थर्ड सेमेस्टर के इसमें है, इसमें डीपीसी में रखा गया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एडीआर, ठीक है, उसमें मैं पढ़ा रहा हूं। तो एडीआर जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें 4-5 मैकेनिज्म है जो आउट ऑफ कोर्ट मैटर को सेटल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, उसमें पहला आता है आर्बिट्रेशन, दूसरा आता है मीडिएशन, तीसरा आता है निगोशिएशन, चौथा आता है आपका कंसिलिएशन और पांचवा आता है लोक अदालत। ठीक है, तो ये 5 मैकेनिज्म के तहत जो है लोग को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करते हैं मामले को, जिससे फास्ट और मतलब स्पीडी ट्रायल हो सके। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन एक मैकेनिज्म है एडीआर के अंदर जो ये बात करता है कि कोई भी पार्टी, ठीक है, जिसका डिस्प्यूट है, तो मान के चलिए, यहाँ पे तो हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए भारत है, ठीक है, और भारत है और पाकिस्तान है, दोनों का डिस्प्यूट हुआ, तो हम किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। आर्बिट्रेटर कौन होता है? दोनों पार्टी मिलके, ठीक है, किसी एक थर्ड पार्टी को चुनेंगे। एक एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ, मैं भारत में हूँ, ठीक है, तो मैं एक अपना आर्बिट्रेटर चुनूंगा, ठीक है, मैं जिसको जानता हूँ, और सामने वाला देश किसी एक को आर्बिट्रेटर चुनेगा। ठीक है, अब वो दोनों मिलके किसी थर्ड पार्टी को चुनेगा। ठीक है, तो वो जो तीसरा होगा, जो बंदा अपॉइंट किया जाएगा, उसको कहा जाएगा आर्बिट्रेटर। ठीक है, अब वो आर्बिट्रेटर जो भी इन दोनों के मामले में फैसला सुनाएगा, वो प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग कहलाएगा, और जो भी अवार्ड कोर्ट आर्बिट्रेटर देगा, जो भी फैसला आर्बिट्रेटर देगा, उसको अवार्ड कहा जाएगा। ठीक है, तो दोनों पार्टी इंडिविजुअल एक एक को चुनेंगे, वो दोनों बंदा मिलके एक को चुनेंगे। ठीक है, अब वो जो बंदा रहेगा वो आर्बिट्रेटर कहलाएगा। आर्बिट्रेटर कोई कोई संस्था खुद से भी कराती है, जैसे मान के चलिए कि मैं एक कंपनी हूँ, तो मैं अपना बना सकता हूँ आर्बिट्रेशन का, कि भाई मैं आर्बिट्रेशन का काम करता हूँ। तो अब जैसे दो देश का विवाद हुआ, ठीक है, तो अब आप जो है आर्बिट्रेशन कंपनी को अपॉइंट करके उसके किसी आर्बिट्रेटर को बुला के वो जो आपका काम कर देगा, दोनों को मतलब रिजॉल्व कर देगा डिस्प्यूट को। तो आप उस अथॉरिटी से भी कर सकते हैं, या आप दोनों पार्टी अलग अलग अपॉइंट करके फिर किसी थर्ड पार्टी को अपॉइंट करके जो न्यूट्रल होगा उसको बुला के फिर आप जो है अपना मामला रिजॉल्व करा सकते हो। तो ये होता है आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग। आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग का एक मेन सिद्धांत ये भी है कि कोई भी ट्रीटी या एग्रीमेंट बनता है तो उसमें पहले से ही आर्बिट्रेशन का क्लॉज मेंशन होना चाहिए। ठीक है, कि हमारे बीच कोई भी विवाद होगा तो हम पहले आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तभी आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको कंसिलिएशन में जाना पड़ेगा या मीडिएशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 9वां आर्बिट्रेशन। 10वां है मीडिएशन। मीडिएशन भी एक एडीआर का ही मैकेनिज्म है। तो इसमें दोनों पार्टी किसी तीसरे को बुला के, ठीक है, और मामला म्यूचुअली जो है सेटल करते हैं। जो भी तीसरा पार्टी रहता है ना मीडिएटर, वो दोनों पार्टी को समझा बुझा के बिठा के कोई एक स्टैंड पर दोनों को ला के, ठीक है, सेटल करा देते हैं, उसको बोला जाता है मीडिएशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसीडिंग हुआ वो मीडिएशन का हुआ। वो जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी हुआ वो मीडिएटर हो गया। ठीक है, और जो डिसीजन आएगा उसको अवार्ड कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मीडिएशन। अभी ये 5 सवाल फिर से हो गए। 6 में था आपका ऑब्जेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, 7वां था इंटरनेशनल लॉ, 8वां था एजेंडा 21, 9वां था आर्बिट्रेशन, 10वां था मीडिएशन। इस 5 सवाल में किसी को कोई डाउट? समझ में आया? ठीक है, चलो कम से कम थम्स अप आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां,
व्हाट इज इनोसेंट पैसेज? जो बेस लाइन है हमारा, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक का अंदर का जो एरिया है, जिसको हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं, उसी को इनोसेंट पैसेज कहा जाता है। ठीक है, यूएन क्लॉज के अंदर इस प्रोविजन के बारे में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि अगर किसी को जरूरत है उस मतलब इनोसेंट पैसेज की, अगर कोई माल इधर से उधर करना है तो वो कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन होगा। ठीक है, 12वां सवाल है व्हाट इज ईईजेड? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो मैंने अभी बताया कि बेस लाइन से जो हमारा टेरिटोरियल वो था ना सी, वहां से 200 नॉटिकल माइल तक जब हम अंदर घुसते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, वो उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उस देश का जो भी देश के कनेक्टेड है, वो एडजेसेंट है, वो उसमें मछली मार सकता है, अनुसंधान कर सकता है, रिसोर्सेज ले सकता है, ऑयल ले सकता है, मिनरल ले सकता है, जो भी उसको चाहिए उसमें से ले सकता है, उसको पूरा अधिकार रहेगा। ठीक है, 13वां सवाल है व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ? तो मैंने अभी बताया कि जब अपन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखते हैं 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, बेस लाइन से अंदर, तो उसके अंदर नीचे जो है लैंड का पोर्शन होता है। ठीक है, लैंड मास बोलते हैं उसको। तो लैंड मास का जो एरिया होता है, जो मैंने अभी तस्वीर में बताया था, वो लैंड मास कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज जस्ट कॉजेंस? जस्ट कॉजेंस मैंने शुरू में भी बताया था। जस्ट कॉजेंस होता है, जस्ट कॉजेंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एब्सोल्यूट या बाइंडिंग। ठीक है, ये बोलता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ के अंदर हर स्टेट पर बाइंडिंग होऊंगा मैं। ठीक है, अगर जैसे मान के चलिए मैंने शुरू में बताया था कि इंटरनेशनल लॉ मैंडेटरी नहीं है, उसके अंदर कुछ प्रोविजन, अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानो। इंटरनेशनल लॉ में कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसे प्रोविजन है जो ऑप्शनल है। ठीक है, उसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे लॉज हैं जो जस्ट कॉजेंस के अंदर आता है और ये आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल लॉ के अंदर मेंबर हो तो अब क्या मानना पड़ेगा? कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जेनोसाइड आपको मानना पड़ेगा कि आपके देश में जेनोसाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको प्रोहिबिट करना है। अब आप मेंबर बने हो, आप बोलोगे नहीं मेरे यहाँ तो जेनोसाइड होगा, तो आप नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मानना ही पड़ेगा और जेनोसाइड आपके देश में रोकना ही पड़ेगा। दूसरा है टॉर्चर। आप अपने देश में ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे यहाँ तो टॉर्चर होगा, इसको हम नहीं रोक सकते। नहीं, अगर आप इंटरनेशनल लॉ में कम्युनिटी मेंबर हो तो आपको अपने देश में टॉर्चर को बंद करना ही पड़ेगा, ये बाइंडिंग है। नेक्स्ट है एक अग्रेसिव फोर्स को रोकना। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल पर आप अग्रेसिव फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसको रोकना पड़ेगा एज अ स्टेट। तो ये जस्ट कॉजेंस का प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका 15वां सवाल डिफाइंड ड्यूलिस्टिक थ्योरी। मैंने ड्यूलिस्टिक थ्योरी शुरू में भी बताया था मोनिस्टिक थ्योरी के साथ। मोनिस्टिक थ्योरी जहां बात करता है कि भाई दोनों म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ एक ही है, वहीं पर ड्यूलिस्टिक थ्योरी बोलता है कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस थ्योरी के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ जो है किसी पर्सन या स्टेट पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक म्यूनिसिपल लॉ में लागू ना हो। ठीक है, ये जो ड्यूलिस्टिक थ्योरी है, इसका सीधा मानना है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है और दोनों कानूनी सिस्टम ही है, लेकिन दोनों सेपरेट है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी बात करता है। ये सिस्टम जो है ये बोलता है कि अगर किसी भी, मैंने अभी बताया कि अगर किसी स्टेट या पर्सन पे लागू करना है आपको इंटरनेशनल लॉ, तो आपको म्यूनिसिपल लॉ में उस इंटरनेशनल लॉ को इमर्ज करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तभी लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। ठीक है, तो ये है आपका डुअलिस्टिक थ्योरी। व्हाट इज रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट? तो ये तो मैंने बेसिक जब पढ़ाया था तभी पढ़ाया था कि किसी देश को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। हम किसी देश को फॉर्मली एक्नॉलेज करते हैं कि भाई ये देश हो गया है। जैसे अभी देखा होगा आपने, फलस्तीन के लिए सभी देशों ने वोट किया कि भाई हम इसको अब देश मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर किसी को जब कोई देश नया बनता है, ठीक है, तो उसको अपने आप किसी देश का दर्जा नहीं मिल जाता,
जब तक दूसरे देश उसको एक्नॉलेज ना करे और या जब तक वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल ना करे। अब किसी स्टेट को स्टेट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, मैंने शुरू में भी बताया था, पीपल होना चाहिए, मतलब कितने लोग हैं ये देखा जाता है, उसके पास फिक्स्ड टेरिटरी है या नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है, या उस देश का जो सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी का मतलब उनके देश का जो मैटर है वो खुद डील कर रहे हैं, इंटरनल भी या एक्सटर्नल भी, या किसी और आउटसोर्स मतलब पावर का इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, तो ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है, करेक्ट। तो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि किसी भी देश को जो नया नया बना हो उसको एक्नॉलेज करना, ठीक है, फॉर्मली, कि हाँ भाई हम इसको एज अ स्टेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। और जैसे ही सारे देश उनको, जो भी एग्जिस्टिंग देश है उसको अगर एज अ देश एक्नॉलेज करते हैं तो फिर इंटरनेशनल लॉ में उनको सारे राइट्स और ऑब्लिगेशन अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स नॉन यूज ऑफ फोर्स। नॉन यूज ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ोगे तो इसके अंदर नॉन यूज ऑफ फोर्स जो है एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो जिसका ये मानना है कि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट को बिना मतलब थ्रेट नहीं करेगा, बिना मतलब उसके मतलब देश में अपने सैन्य बल को भेज के मतलब कुछ ऐसा उसके सोवरेनिटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, उसके इंटीग्रिटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को प्रोहिबिट करता है, कौन करता है, ये जो आपका प्रिंसिपल है नॉन यूज ऑफ फोर्स, ठीक है। तो नॉन यूज ऑफ फोर्स एक प्रिंसिपल है जो ऐसे काम जिससे किसी दूसरे देश की इंटीग्रिटी या उनका जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर खतरा हो, या किसी देश को धमकाने का या कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए उसको प्रोहिबिट किया गया, ठीक है। 18वां सवाल है आपका, राइट टू इश्यूज ऑफ द लोटस केस। लोटस केस का कोई दो इश्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो लोटस केस को समझने के लिए पहले आपको पूरी स्टोरी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका स्टोरी मैं आपको बता दूं कि देखो हुआ क्या था, इस केस को पूरा, इस केस का पूरा नाम है एसएस लोटस केस, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, एक सेकेंड, हाँ, ये केस है आपका फ्रांस वर्सेस टर्की का, ठीक है। इस केस में हुआ ये था, इसका फैक्ट इस तरीके का है कि अभी मैंने बताया आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद का जो एरिया होता है वो कहलाता है हाई सी, ठीक है। तो हाई सी में जब लोटस शिप फ्रांस का था, ठीक है, और टर्की का जो शिप था उसका नाम था बॉजकॉट, ये भी याद रखना, पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। लोटस केस में फ्रांस का जो शिप का नाम था उसका नाम था लोटस शिप, और टर्की का जो शिप था उसका नाम था बॉस्कोट शिप, ठीक है। दोनों के कोलिजन का ये केस है, ठीक है। जैसे अपन बाइक चलाते हैं, ठीक है, मैं इधर से चला रहा था, आप उधर से चला रहे थे, दोनों टकरा गए, उसमें किसी एक का तो गलती होगा, ऐसा तो नहीं है कि दोनों एकदम सही आ रहे थे और टकरा गए, किसी एक का थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस होगा ही होगा, इसी नेग्लिजेंस के ऊपर ये केस है, ठीक है। तो ये स्टोरी क्या है ये सुनते हैं, देखिए। हाई सी में लोटस शिप जो फ्रांस का था और बॉजकोट शिप जो टर्की का था, दोनों आपस में टकरा जाते हैं हाई सी में, मतलब बीच समंदर में, ठीक है। ये एक्सीडेंट होता कब है, 2 अगस्त 1996 को, 1926 को। सीजन में क्या होता है कि जो बॉजकोट शिप है टर्की का, वो मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और नदी में डूब जाता है, उसमें उसके 18 सैनिक जो होते हैं वो, उसमें 8 सैनिक वहीं पे मर जाता है, ठीक है, और 10 सैनिक बच जाता है। अब उस 10 सैनिक को, ठीक है, वो जो लोटस शिप था उसमें बिठा के उसके जो भी नवल फोर्सेस होंगे, ठीक है, उसके नवल फोर्स का भी नाम है, देखिए। इस कोलिजन की वजह से क्या हुआ, लोटस शिप का जो ड्राइवर था, ठीक है, उसका नाम था आपका लेट डेमोन, ठीक है, मतलब लेफ्टिनेंट डेमोन था उसका नाम, किसका, जो लोटस शिप को चला रहा था, ठीक है। इसी के गलती से, नेग्लिजेंस से ये जो है कोलिजन हुआ था,
जिसमें बॉयकॉट शिप पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और वहीं बीच समुद्र में कोलैप्स हो गया, ठीक है, डूब गया। उसमें उसके 8 सैनिक मारे गए और 10 को जो है ये जो लोटस शिप वाले थे कैसे कैसे करके बचा के उसके एरिया में लाके छोड़ दिए, टेरिटरी में, ठीक है, टर्की के टेरिटरी में। अब जब ये 10 लोगों को टर्की लेके आया, कौन? लोटस शिप वाला, ठीक है, तो यहाँ पे टर्की के मिलिटेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। ये जो लेफ्टिनेंट डेमोन वगैरह आए थे जिसके वजह से ये कोलैप्स हुआ और जिसने 8 लोगों को 10 लोगों को जिंदा मतलब बचा लिया और उसको लेके आया, तो उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया टर्की के मिलिटेंट ने और जेल में डाल दिया, ठीक है। स्वाभाविक है कोर्ट से परमिशन लिया होगा। फ्रेंच गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मेरे जो भी ऑफिसर हैं जिसको तुमने अरेस्ट किया है उसको रिहा करो, ठीक है। तो उसने मना कर दिया टर्की ने, ठीक है। फ्रेंच का कहना था कि भाई जो भी कुछ हुआ है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि सही है या गलत है, तुम इन्वेस्टिगेशन कराओ या मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दो, तब तो पता चले, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये दोनों मैटर चला गया। ये दोनों लेके कहा गया मैटर को लेके गया परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस में, PCIJ में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो सवाल थे, 2 इश्यूज ऑफ द लोटस केस। पहला सवाल देखिए, क्या टर्की ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है? क्योंकि टर्की कोर्ट ने फ्रेंच के आदमी को टर्की के बाहर किए गए अपराध के लिए जेल भेज दिया। टर्की में तो वो अपराध नहीं हुआ था, राइट, और टर्की के जो कोर्ट थे उन्होंने उसको सजा दे दिया और उसको जेल भेज दिया। तो पहला ये था कि भाई उसका जुरिस्डिक्शन है भी या नहीं उस टेरिटरी पर, ठीक है, जो उसने जुरिस्डिक्शन मतलब एक्सरसाइज किया वो सही है या गलत है, पहला ये था। दूसरा ये था, अगर टर्की ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया होगा, ठीक है, तो लेट डेमोन्स, जो लेफ्टिनेंट डेमोन्स था जिसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, उसको कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा अगर उसने वायलेशन किया होगा तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जजमेंट भी बता देता हूं ताकि आपको लोटस केस याद रहे। जजमेंट, टर्की ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं किया है। यहाँ कोर्ट ने कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया और कहा कि यहाँ पे दोनों स्टेट को जुरिस्डिक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टर्की का शिप डूब गया, उसको भारी नुकसान हुआ, ठीक है, उसके ड्राइवर की गलती से उसके 8 लोगों की मौत भी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे विक्टिम कौन है? टर्की है। तो विक्टिम को पनिशमेंट देने का पूरा राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से टर्की का जो जुरिस्डिक्शन था उसको कोर्ट ने सही माना और किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन देने से मना कर दिया, ठीक है। तो दो इशू दोनों को दरकिनार कर दिया कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि यहाँ पे कंकरेंट जुरिस्डिक्शन हो सकता था, ठीक है, कंकरेंट मतलब दोनों का। अब दोनों में एक्सरसाइज कौन करेगा? जो विक्टिम होगा, अक्यूज थोड़ी एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। तो विक्टिम को यहाँ पे कोर्ट ने ज्यादा तवज्जो दिया। उन्होंने कोर्ट सेड नेशनैलिटी ऑफ विक्टिम कुड क्लेम जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो यही था आपका लोटस केस का पूरा स्टोरी। सवाल है, राइट 2 इश्यूज ऑफ लोटस केस। पहला इशू क्या था? जुरिस्डिक्शन के लिए, ठीक है, कि भाई टर्की ने जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया उसके ऑफिसर को सजा देके क्या उसका सही था, क्या उसने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं किया। डिड टर्की वायलेट इंटरनेशनल लॉ बाय एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन ओवर अ क्राइम कमिटेड बाय फ्रेंच नेशनल आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इट्स वाटर, ठीक है। और दूसरा था रिपेरेशन कि इफ टर्की वाज फाउंड टू हैव वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ व्हाट कॉम्पनसेशन शुड बी पेड टू द फ्रांस, ठीक है। ऐसा तो दो ये हो गया आपके इश्यूज। मैंने अभी पूरे स्टोरी बताया आपको, ठीक है। 19वां सवाल है, डिफाइन ट्रीटी। ट्रीटी क्या होता है? तो ट्रीटी होता है दो या दो से अधिक देश जब एक साथ मिलकर किसी एग्रीमेंट में आते हैं उसको बोला जाता है ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां सवाल, नेम द 4 क्राइटेरिया ऑफ स्टेटहुड। कौन कौन से क्राइटेरिया है किसी स्टेट को स्टेट मानने के लिए?
तो मैंने बताया था, पहला है पॉपुलेशन होना चाहिए, दूसरा है उसका फिक्स्ड टेरिटरी होना चाहिए, तीसरा है उसका गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो उसको रेगुलेट कर पाए, रन कर पाए, और चौथा क्या था, सॉवरेनिटी, मतलब उसके पास खुद के मामलों को इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसको डील करने का पूरा कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका 20वां सवाल। अभी यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो